हेलो इकोनॉमिस्ट। तो हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम के जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो के बाद ये जितने भी रेड कलर्ड क्वेश्चन है वो हम सोल्व कर चुके होंगे 2009 से 20 तक का। और फिलहाल इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन नंबर 8 2018 के और 2017 के क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे, जो कोरिलेशन और रिग्रेशन से रिलेटेड है। और पूरी वीडियो सीरीज आपको टीचमेंट क्लासरूम में ही मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से आप टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईयर 2018 का जो पेपर था, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा गया था उसे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ सिंपली पहले तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए कहा गया है। आप सिंपल जो फॉर्मूला है कोरिलेशन के कोएफिशिएंट का, उसका यूज करके निकाल लेंगे। और दूसरा कि आपको बोला गया है ऑब्टेन द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, ये लाइन्स ऑफ रिग्रेशन निकालना है, दूसरी बात है। और तीसरी बात है एस्टीमेट निकालना है एक्स का फॉर वाई इक्वल टू 70। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। और बाकी इसको हम इन दोनों करने के बाद देखेंगे, ये इस डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक। और इससे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। तो जब आप एस.सी. गुप्ता और वी.के. कपूर की बुक देखेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स, तो उसका एग्जाम्पल नंबर 10.1 में रिग्रेशन वाला सोल्व किया हुआ है, ठीक। सेम क्वेश्चन है, उसी को दोनों मेथड से सोल्व किया हुआ है। और फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला बी वाला, ये इसी डेटा पे बेसिस पे ये पूछा गया है एग्जाम्पल नंबर 11.11 में, उसी बुक में, ठीक। तो आप वहाँ से भी एक रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया कि आप वहाँ से देख सकते हैं। और उस बुक में ऐसे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उसे प्रैक्टिस कर ले, ताकि एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। जब इस बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हो सकता है दोबारा इस टाइप के क्वेश्चन उसी बुक से ही पूछे जाए, ठीक। तो चलिए हम सोल्व करते हैं, ये तो आप कर ही लेंगे लेकिन फिर भी हम यहाँ एक बार सोल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले रिग्रेशन निकालना है, ठीक। तो रिग्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला जो है, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, और फिर नीचे होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये होता है रिग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोवेरियंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो कोवेरियंस का एक्स वाई का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह होता है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि एक्स का मीन, और फिर वाई आई माइनस वाई बार, यानी कि वाई का मीन यहाँ पर है, वाई बार मतलब वाई का मीन, बाय एन। तो ये कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला वही होगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय एन। और उसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर बाय एन। तो ये तीनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन इससे पहले हमें एक्स बार वाई बार यानी कि मीन निकालना पड़ेगा, जो कि जरूरी है। और ये मतलब ये जो भी दिया हुआ है एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, ये सब निकालना पड़ेगा हमें। तो फिर से हम चलते हैं टेबल में और उसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे ऐड करेंगे, और जब आप इसे ऐड करेंगे तब यहाँ आएगा सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई मतलब इसका सबका एडिशन, ये आएगा 544, 544, ठीक। उसी तरह आप इसे ऐड करेंगे, y को ऐड करेंगे तो आपका आएगा सिग्मा वाई आई इज इक्वल टू 552, 552। अब इसको ऐड करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, हम मीन निकाल सकते हैं, जो कि हमें जरूरी है, यानी कि एक्स बार निकाल सकते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई होता है बाय एन होता है। समेशन ऑफ एक्स आई हमने निकाल लिया है 544, फिर एन 8 है, 8 मतलब ये पूरे 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 68 आएगा, यानी कि एक्स बार यानी मीन निकल गया 68। अब उसी तरह हमें क्या निकालना है, वाई बार निकालना है, यानी वाई का मीन निकालना है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लागू होगा, समेशन ऑफ वाई आई बाय एन, समेशन ऑफ वाई आई
552 दिया हुआ है और n 8 है, और जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो 69 आएगा। ठीक, तो ये हमने सोल्व कर लिया। अब हमें निकालना पड़ेगा, अब हम निकाल सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। अब इसे भी आप एक्स आई ही लिख सकते हैं और इसे वाई आई लिख सकते हैं। एक्स आई कहने का मतलब है कि एक्स के बहुत सारे वैल्यूज है, वाई आई कहने का मतलब है वाई के बहुत सारे वैल्यूज है। तो उसी तरह यहाँ पे हम निकालेंगे, यानी कि एक्स आई एक्स बार का मतलब यही हुआ कि ये जितने भी वैल्यू है उसमें से हम इस मीन को यानी 68 को माइनस करेंगे, और इसे हम ब्रीफली स्मॉल एक्स आई से डिनोट कर सकते हैं। और उसी तरह हम यहाँ पर वाई आई माइनस वाई बार निकालेंगे और उसे स्मॉल वाई आई से डिनोट करेंगे। ठीक, अब हम निकालते हैं, जैसे 65 में 68 जाएगा तो यहाँ पर -3 बचेगा। इसी तरह पूरा आप सोल्व करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर 4 आएगा, और फिर उसी तरह इसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ हम 69 माइनस करेंगे इसमें से। ठीक, तो 69 जैसे 67 में से अगर हमने 69 माइनस किया तो यहाँ 2 आएगा, -2 आएगा। तो इस तरह से ये भी हमने निकाल लिया, स्मॉल वाई आई भी निकाल लिया। ऐसे इसे हमें इसका एडिशन नहीं करना है, इसको हमें एडअप नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। इसलिए हमें इससे निकाला, यानी कि एक्स आई का स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये होगा -3 × -3 9 हो जाएगा। इसी तरह हम वाई आई भी निकालेंगे, वाई आई स्क्वायर भी निकालेंगे, तो यहाँ पर -2 × -2 +4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वाई आई स्क्वायर भी निकाल लिया। और एक चीज़ जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी वो है एक्स आई वाई आई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे -3 को -2 से करेंगे तो यहाँ +6 होगा, इसी तरह -2 को -1 से करेंगे तो यहाँ +2 होगा। तो इस तरह से हमने एक्स आई वाई आई भी निकाल लिया। अब जो चीज़ें हमें चाहिए थी यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन सबका समेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसका समेशन करेंगे, सिग्मा एक्स आई का, स्मॉल एक्स आई है तो इसका समेशन होगा 36। उसी तरह सिग्मा वाई आई का समेशन जब आप करेंगे, वाई आई स्क्वायर का, सॉरी स्क्वायर यहाँ पर लिखना है, तो वाई आई स्क्वायर का जब आप समेशन करेंगे तो यहाँ 44 आएगा। इसी तरह जब यहाँ पर आप एक्स आई वाई आई का समेशन करेंगे तो आपको 24 आएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली। अब हम इसे फॉर्मूला में रख देंगे और सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला में हमें रखना था, कोवेरियंस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार को हमने स्मॉल एक्स आई से डिनोट किया था, और वाई आई माइनस वाई बार को हमने स्मॉल वाई से डिनोट किया था। ठीक, और इधर एन है, तो एक्स आई वाई आई हमने निकाल लिया है, जो कि आप देख सकते हैं 24 है। यहाँ पर 24 है और हमें पता है कि n = 8 है, यानी कि कोवेरियंस जो है वो 3 निकल कर आएगा आपका। तो ये कोवेरियंस निकल गया। अब इसी तरह यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालिएगा तो यहाँ पे ये एक्स आई एक्स बार को हमने क्या लिखा था, छोटी एक्स आई यानी स्मॉल एक्स आई करके हमने डिनोट किया था, तो वो भी हमने निकाल लिया है। यहाँ पर स्क्वायर होगा एक्चुअली, हाँ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर होगा, तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि 36 है। ये 36 है बाय 8 होगा यहाँ पर। ठीक, और फिर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूले में कुछ गलती है, ये जो होगा ये पूरा रूट के अंदर होगा। ठीक, क्योंकि ये वेरिएंस का फॉर्मूला है और वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी रूट के अंदर होगा, तो ये भी अंडर रूट होगा और फिर ये भी अंडर रूट होगा। फिर फाइनली जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे अंडर रूट 4.5 आ जाएगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। उसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ पे हमने वाई आई माइनस वाई बार को सिग्मा स्मॉल आई से डिनोट किया था और यहाँ एन है, और वाई आई स्क्वायर जो हमारा आया है 44 है। ठीक, यानी कि वाई आई स्क्वायर 44 आया है, तो ये भी अंडर रूट होगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 44/8। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5.5। तो इस तरह से ये जो निकला ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक, ये हमने सारा वैल्यू निकाल लिया। अब इन सबको हम इसमें रखेंगे, तो कोवेरियंस 3 निकला है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई क्या निकला है 4.5 और 5.5 दोनों अंडर रूट हैं, तो दोनों को हम एक साथ अंडर रूट में ले सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं 4.5 × 5.5।
तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 4.5 जो है आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 3 है तो अंडर रूट आप लिख सकते हैं 4.5/10, फिर यहाँ पर 5.5/10। ये 10 इसलिए आया क्योंकि ये डेसिमल हम हटा दिए, इसीलिए यहाँ पर नीचे 10 आएगा। तो जब आप इसे काटिएगा तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 2, और इसे काटिएगा तो यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 2। तो इस तरह से ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, फिर 1/, यहाँ 2 नीचे इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1/2 हमको हम बाहर ले सकते हैं, और फिर यहाँ 9 है तो 9 का रूट 3 जो होगा वो हम बाहर ले सकते हैं, तो अंदर से बचेगा रूट 11। और जब आप इसे और सोल्व कीजिएगा तो ये 2 ऊपर जाएगा और ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो जो फाइनली आपका बचेगा 2.√11। और फिर इससे का जब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिएगा आप इसको सोल्व करके रूट को, तो वो 0.603 आएगा जब आप कैलकुलेटर से करिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकता है कि √11 को आप सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि √11 को सोल्व आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, या आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, या आप तो पूरा सोल्व करेंगे, और फिर आप डेसिमल के बाद कितना पॉइंट लेंगे उस पर भी डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक। लेकिन जिससे भी सोल्व करें, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कि अगर मैं 2/√11 को कैलकुलेटर से सोल्व करता हूँ तो आप निकाल सकते हैं 0.603। तो ये आगे और भी बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने 3 डेसिमल पॉइंट लिया है। तो आपको 3 डेसिमल पॉइंट एग्जाम में नहीं लेना है, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत हो सकता है कैलकुलेट करने में। क्योंकि जब आप √11 को कैलकुलेट कीजिएगा तो जो नॉर्मल मेथड है जैसे कि कैलकुलेट करने का, उसमें आप करिएगा तो ऐसे लीजिएगा 3 × 3, फिर यहाँ पे 9 होगा, फिर यहाँ पर 3 लिखिएगा, फिर यहाँ पर 6 लिखिएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 00 दीजिएगा यहाँ डेसिमल देकर, तो फिर यहाँ पर 3 लीजिएगा फिर से, ठीक, फिर यहाँ 189 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 11 बचेगा, फिर यहाँ 00 आप दीजिएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 69, फिर यहाँ पे कुछ आप 1 देके फिर इससे सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह करके ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, और बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि ये कैसे बनाया जाता है। तो 3.31 लेंगे, तो जब आप 2 को 3.31 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा 0.604 ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक। तो आपको क्या करना है कि आपको 3 डेसिमल तक लेना ही नहीं है, क्योंकि फिर आपको 3.31 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो इसका पहाड़ा आपको आना चाहिए, इसका टेबल आपको आना चाहिए, तो उतना नहीं करना है, आप जितना सिंप्लीफाई कर ले, इसके बाद 1 पॉइंट भी ले लें, ठीक, और उसके बाद डेसिमल के बाद 2 पॉइंट ले, तो सिंपली आप इसे 2/3.3 = 0.6 लिख सकते हैं। तो ये आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। तो आपको 3 डेसिमल तक लेना जरूरी नहीं है, ठीक। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना है, आप सिंपली कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.60 ले लें, जिसको आप 0.6 भी लिख सकते हैं, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है बाद में। तो ये आपका हो गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा डेसिमल के चक्कर में नहीं पड़े, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि पहला जो हमें पूछा गया था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, ये हमने सॉल्व कर लिया, जो कि हमने 0.6 निकाला, ठीक, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब हम क्या करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालना है, ठीक। तो लाइंस ऑफ रिग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, उसे आप याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि किसी भी डेटा सेट से, जैसे यहाँ x और y दिया था, तो 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकलेंगे। एक होगा x ऑन y, और फिर दूसरा होगा, जैसे मैं यहाँ पे अलग कर देता हूँ इसे, दूसरा होगा y ऑन x। अब x ऑन y में क्या होगा कि आप x को डिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे। तो इस सिचुएशन में जो रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला होता है x ऑन y का, वो होता है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो हम निकाल चुके हैं, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये दोनों भी हम निकाल चुके हैं, और फिर यहाँ पर y माइनस वाई बार।
और इसमें से y बार और x बार ये भी हम निकाल चुके हैं। ठीक, इसी तरह इसमें y और x का फॉर्मूला सिमिलरली क्या हो जाएगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई बाय एस एक्स, और फिर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स बार। बस उल्टा हो गया है, y की जगह पे x आ गया है और x की जगह पे y आ गया है। यहाँ भी ध्यान दीजिए कि ऊपर एस एक्स बाय एस वाई है, इसमें x ऑन y में, और y ऑन x में एस वाई बाय एस एक्स है, यानी एस वाई ऊपर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कुछ लोग सेम लिख दें तो गलत आपका कंक्लूजन निकल जाएगा। तो जो सारे वैल्यूज हमने निकाल लिए हैं उसे रखना है। जैसे कि यहाँ पे तो x रहेगा ही, और यहाँ पे x बार जो हमने निकाला था वो था 68, और उसके बाद r जो हमने निकाला कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो 0.6 निकाला था, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दोनों क्या थे, अंडर रूट थे, तो हम दोनों का अंडर रूट ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 4.5, यहाँ 5.5, दोनों अंडर रूट निकले थे, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा y माइनस वाई बार। अब इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे इसको काटने के बाद इसको काटने के बाद आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो क्या बचेगा, पहले तो हम 68 को इस साइड लेके जाते हैं तो ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, और बाकी यहाँ प्लस ही रहेगा 0.6 में, और फिर यहाँ जो हो जाएगा इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो इसको काटने के बाद यहाँ 11 5 जा 55 होगा और 9 5 जा 45 होगा। ये डेसिमल हट जाएगा क्योंकि दोनों में डेसिमल है, तो डेसिमल नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फाइनली जो निकल के आएगा वो 3/√11 इंटू वाई माइनस 69, ये वाई बार का भी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। तो जब आप इसे और सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका जो निकल के आएगा 68 प्लस 0.6 इंटू 0.9, 0.6 इंटू 0.9, फिर y माइनस 69 आएगा। तो आप ये जो कैलकुलेशन जो पूरा हो रहा है ये आपको करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ भी आपको वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो आप रिग्रेशन समय निकाल रहे थे, तो जितना सिंप्लीफाइड हो सके उतना सिंप्लीफाइड करके करें। ठीक, क्योंकि आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाता, अलाउड नहीं होता है एग्जाम में। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 68 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.54, और इसे आप y से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0.54 y हो जाएगा, फिर 0.54 को 69 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 37.26, और फाइनली 68 में ये 37.26 जाएगा तो यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 30.74 प्लस 0.54 y। तो ये जो आपका निकल के आया ये पहला रिग्रेशन लाइन निकल गया, रिग्रेशन लाइन x ऑन y। अब सेम तरीके से हम इसमें भी निकालेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा y माइनस 69 हो जाएगा y बार इज इक्वल टू, फिर यहाँ 0.6 होगा, फिर इसे हम अंडर रूट लेंगे तो इस बार ऊपर 5.5 रहेगा और नीचे 4.5 होगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस यहाँ पर 68 हो जाएगा जो कि x बार का वैल्यू है। फिर उसी तरह इसे भी हम सोल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 69 को इस साइड ला देंगे, और फिर यहाँ पे प्लस रहेगा ही, और यहाँ पे हो जाएगा 0.6, और इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा √11/3, और फिर यहाँ x माइनस 68। फिर इसे जब आप फर्दर सोल्व कीजिएगा, इसमें जिस तरीके से भी आप इसे सोल्व करें तो इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आएगा 69 प्लस 0.66 यहाँ पर आएगा, और इसको x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 0.66x, और फिर 0.66 को 68 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 44.88। ठीक, और इसे जब फर्दर आप सोल्व कीजिएगा तो टोटल जो आपका निकल कर आएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 69 में इससे घटाने के बाद 24.12 प्लस 0.66 x। इसे मैंने थोड़ा शॉर्टकट में ही कर दिया, पूरा कैलकुलेशन आप अपने से
कर लीजिएगा। आप कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। मैं कहूँगा कि डेसिमल पॉइंट ज़्यादा तक ना ले, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक ही ले, 2 नंबर ही लें, उससे ज़्यादा ना लें, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है ज़्यादा एक्यूरेट आंसर निकालने के चक्कर में। थोड़ा सा आंसर पॉइंट में इधर उधर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है, तो वो सही ही निकालेगा। खैर जो भी हो, हमने रिग्रेशन लाइन x ऑन y और y ऑन x दोनों निकाल लिया। दो चीज़ें हमने निकाली और तीसरा चीज़ पूछा गया था कि आपको एस्टिमेट करना है कि y इज इक्वल टू 70 है, तो आपको एस्टिमेट करना है x। ठीक, x क्या है, तो इसमें आप कौन सा यूज करेंगे? आप ये वाला यूज करेंगे इक्वेशन, क्योंकि यहाँ तो y एस्टिमेट करने के लिए ये इक्वेशन है, x एस्टिमेट करने के लिए ये वाला इक्वेशन है x ऑन y। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ जो y की जगह पे है हम रख देंगे y के वैल्यू यानी 70 को। तो ये सिंपली इस तरह हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या था 30.74 प्लस 0.54 मल्टीप्लाइड बाय 70, वाई की जगह पे हमने 70 रख दिया। और इसे जब आप पूरा सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 30.74 प्लस 37.8 इज इक्वल टू 68.54। तो ये हमारा एस्टिमेट निकल गया x का गिवन y इज इक्वल टू 70। ठीक, तो तीनों ही आंसर हमने निकाल लिए, यानी कि बहुत ही आसानी से हमने कितने मार्क्स का सोल्व कर लिया, हमने 12 मार्क्स का सोल्व कर लिया, ये और ये। ठीक, अब हमें इसे सोल्व करना है। इसमें भी देखिए क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया है कि आपको शो दैट कि ये दोनों इक्वेशन के लिए ये दोनों इक्वेशन के लिए ये सही है, ये सही है यानी, ठीक, इसे आपको प्रूफ करना है। ठीक, और दूसरा कि अगर k इज इक्वल टू 1/6 दिया हो यानी इसके जगह पे, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू रिग्रेशन लाइन। ठीक, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो उसे भी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं, इसे, और हम देखते हैं कि 4k इज इक्वल टू क्या होता है। अब 4k लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए पहले वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। इसी तरह इस इक्वेशन में वेरिएबल को एक साइड करेंगे तो यहाँ के एक्स को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस के एक्स, और यहाँ y पहले से है और यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक, तो यहाँ भी एक्स वाई हम के फॉर्म में हमने लिख लिया और इधर कांस्टेंट है। अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। जैसे ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो आपको देखिए कि कोई एक को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 4y है तो यहाँ भी 4y होना चाहिए, या फिर यहाँ पे x है और यहाँ के एक्स है तो यहाँ भी के एक्स होना चाहिए। तो अच्छा है कि हम y को बराबर करें। तो y को बराबर करने के लिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा -4k x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। ठीक, अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, या फिर सब्ट्रैक्टिंग नहीं करना है, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ऐड करने से ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा -4 के एक्स फिर प्लस 4y इज इक्वल टू 16। ठीक, अगर आप सब्ट्रैक्टिंग करते हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको नीचे सबका साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है साइन चेंज करने का, इसका मतलब हम ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा 4y और 4y, क्योंकि ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 4k एक्स और इज इक्वल टू 16 और 5 ऐड कर देंगे तो ये 21 हो जाएगा। अब इस x को हम इस साइड ले जाएंगे, या फिर x को हम इस साइड नहीं ले जाएंगे, हम 4k x को इस साइड ले जाएंगे, लेकिन लिखेंगे हम इस साइड। तो इस साइड ले जाएंगे तो इसका सिंबल क्या होगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, और फिर 21 को इस साइड ले जाएंगे तो ये x में माइनस हो जाएगा। ठीक, अब 4k इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 21 बाय x
इस वाले x को हमने नीचे ला दिया। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि सिंस डिनोमिनेटर इज लेस देन, यानी कि ये जो है यानी x माइनस 2 1 इज ऑलवेज लेस देन x, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, x में 21 घटाइएगा तो ये वाला पार्ट तो इससे कम ही रहेगा हमेशा। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर 4k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ठीक, तो ये आपको करना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो कि मैंने इसे कैसे सॉल्व किया। तो पूरा जो भी लैंग्वेज आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि सिंस डिनोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर द वैल्यू ऑफ 4k विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1। ठीक, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, यानी कि जब ये दोनों रिग्रेशन लाइन है, ये वाला है और ये वाला है, तो उसका दो रिग्रेशन लाइन बनेगा, एक ऐसे हो सकता है एक ऐसे हो सकता है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे x क्या होगा और y क्या होगा वो हमें निकालना है। तो जब भी दो रिग्रेशन लाइन का इंटरसेक्शन होता है तो उस पर क्या होता है, x का वो पॉइंट जो होता है वो x का मीन होता है और y का भी मीन होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और चलिए सॉल्व करने से पहले इस इक्वेशन को हम प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। और हमें दिया गया था कि k इज इक्वल टू 16 है। इसका मतलब जो पहला इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4y प्लस 5, ये तो है ही। इसे हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं। और इक्वेशन 2 में हम क्या लेंगे कि y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 4 है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, k की जगह पे 1/16 ले लेंगे। सॉरी 1/16 क्वेश्चन में दिया हुआ था, 16 नहीं था, 1/16। तो क्वेश्चन में k इज इक्वल टू 1/16 दिया हुआ था, तो हम इसे यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1x/16 प्लस 4। अब थोड़ा इसे आप और सिंप्लीफाइड करें तो आप इस ऐसे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ नीचे 16 आ जाएगा, यहाँ x होगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 64 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जब आप इसे और सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y यानी 16y हो जाएगा, 16 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर यहाँ पे बचेगा x प्लस 64। और फिर क्या कर सकते हैं आप, x को वेरिएबल को एक साइड लेंगे क्योंकि हमें सोल्व करना है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 16y इज इक्वल टू 64। ठीक, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन निकल गया। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे मीन निकालने के लिए x और y का। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे हम फिर से, यानी कि यहाँ इस इक्वेशन 1 क्या है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे है माइनस एक्स प्लस 16y इज इक्वल टू 64। ठीक, तो आप सिंपली इसे सोल्व करेंगे। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये x खत्म हो जाएगा और 16 में 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 12y और फिर इज इक्वल टू 64 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ 69 हो जाएगा। और जब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो आपका कुछ इस तरह आएगा 69/12, जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह से काट के भी। यहाँ पे आ जाएगा 23 और यहाँ पे आ जाएगा 4। और जब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 5.75 आ जाएगा। ठीक, तो y का जो वैल्यू निकालना था वो हमने निकाल लिया, ये y का मीन निकला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x का निकालेंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, y के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। जैसे हम इसी इक्वेशन में रख देते हैं, इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ x इज इक्वल टू 4y प्लस 5 है, तो यहाँ हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 4y का वैल्यू 5.75 प्लस 5 है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 23 हो जाएगा और प्लस 5 यानी कि x बार इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने x और y दोनों ही कैलकुलेट कर लिए।
और इसे ही हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है और रिग्रेशन लाइन ये है एक्स ऑन वाई का और ये वाई ऑन एक्स का है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और यहाँ पे क्या होगा, x 28 होगा और y होगा 5.75, ठीक, इस पॉइंट पे। तो आप इस तरह लिखेंगे कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये है 28 और फिर 5.75, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। तो इस तरह से आप आंसर में जरूर लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा, यानी कि पूरा जो क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया। जो भी चीज़ें हमें निकालनी थी अभी तक वो हम निकाल चुके हैं, ठीक। अब ये क्वेश्चन मुझे कहीं नहीं मिला कि कहाँ से दिया हुआ, ये मैंने खुद से सॉल्व किया है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये पूरा 18 नंबर का हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ प्रूव करना है। जैसे यहाँ पे 2 रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है और x ऑन y है, so that the arithmetic mean of 2 regression coefficient is greater than the correlation coefficient provided the correlation coefficient is positive, under which condition do the 2 regression line coincide। तो आपको देखिए इसमें क्या करना है, आपसे पूछ रहा है कि एक रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है y on x, जैसे कि आप मान लीजिए कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस तरह से एक रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है। और एक रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है x ऑन y, ठीक। तो ये हो जाएगा इस तरह से x इज इक्वल टू a b y, लेकिन इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे a y x y ऑन x और यहाँ पर लिखेंगे b y x, और इसमें भी हम इसमें हम लिखेंगे x y और इसमें भी x y लिखेंगे। मतलब कि x ऑन y वाला ये इक्वेशन है और ये y ऑन x वाला इक्वेशन है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका और इसका, यानी ये दोनों को जो कोएफिशिएंट हैं इनका मीन जो होगा हमेशा रिग्रेशन कोएफिशिएंट से ज़्यादा होगा। यानी कि बी वाई एक्स बाय और प्लस बी एक्स वाई, इनका मीन निकालेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके, ये हमेशा ज़्यादा होगा r से। तो इसी को आपको प्रूव करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दिस। तो अब आपको क्या करना है कि आप जानते हैं कि बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं कि जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है, जैसे बी एक्स वाई रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई का ये कोएफिशिएंट है, ठीक। तो ये होता है r मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। उसी तरह बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सॉरी इसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलिए, और फिर यहाँ हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो यही फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को इसमें रखेंगे, यानी कि बी वाई एक्स की जगह पे r बाय एस वाई बाय एस एक्स, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। और फिर यहाँ पे रखेंगे b की जगह पे हम रख सकते हैं b, यानी r यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा b, सॉरी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा एस एक्स बाय एस वाई, और ये 2 को हम इस साइड लेके चले जाएंगे, यानी हो जाएगा ये 2r। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, r को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने r को अगर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एस वाई बाय एस एक्स प्लस एस एक्स बाय एस वाई ग्रेटर देन 2r, ठीक। अब देखिए अब आगे क्या कर सकते हैं, r को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये r और ये r क्या आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। यानी सिंपली जो यहाँ बचेगा आपका वो होगा एस एक्स और एस एक्स, सॉरी यहाँ हाँ एस एक्स, यहाँ एस वाई है और यहाँ एस एक्स प्लस एस वाई बाय एस एक्स ग्रेटर देन 2। तो अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि हम इन दोनों को सॉल्व करें। यहाँ y नहीं होगा, यहाँ x होगा,
और यहाँ पर y होगा, x और y। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा एस एक्स एस वाई, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एस वाई इस एस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा एस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी एस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2। और फिर इसे क्या कर सकते हैं आप, इसे आप इस साइड लेके जाएंगे यानी कि ये हो जाएगा एस वाई स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2s(x) एस वाई। अब इसे फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया इसे, और फिर मैं बाद में लिख देता हूँ एस वाई स्क्वायर, और इसे आप इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा -2 एस एक्स बाय एस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक, इसे हम इस साइड लेके चलेंगे। तो इसमें आप देखिए कि ये जो है आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, कि सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे सिमिलर कंडीशन है, अगर हम एस एक्स को a मान लें और एस वाई को b मान लें तो यही होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एस एक्स माइनस एस वाई का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो ये तो ट्रू है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का होल स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर क्या होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक, यहाँ अगर माइनस में भी होगा तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो जब ये सही है, ये कंक्लूजन सही है, तो ये भी सही ही होगा, जो हमने माना था कि ये ग्रेटर देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। यानी कि इसे हम कैसे इससे प्रूव कर दें कि ये सही है तो ये भी सही होगा। तो आप लिखेंगे इफ इक्वेशन, यहाँ आप कोई नाम दे देंगे जैसे इक्वेशन 1 और फिर इसे इक्वेशन 2 दे देंगे, या जो भी आप नाम दीजिए बहुत सारे इक्वेशन करके। तो इफ इक्वेशन 2 इज करेक्ट देन इक्वेशन 1 मस्ट बी करेक्ट, बट कंडीशन क्या है कि ये जो इसका जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए ये आर के पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही वैलिड है। ठीक, ये आर के पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही वैलिड है, यानी कि आर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऐसे तो वो लेस देन 1 होता ही है। ठीक, इस तरह से लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे आर का वैल्यू हमें क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये कंक्लूजन क्या होगा, वैलिड होगा, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि जो रिग्रेशन लाइन है वो कब कंसाइड करते हैं। जैसे जनरली आप रिग्रेशन लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो इस तरह से होगा, दोनों रिग्रेशन लाइन, ये हो गया x ऑन y और ये वाला हो गया y ऑन x। ठीक, लेकिन कह रहा है कि कब ये रिग्रेशन लाइन कंसाइड करते हैं। ठीक, तो कंसाइड करने का मतलब है कि रिग्रेशन जब कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक, +1 या -1 होता है, तब रिग्रेशन, ये इनके रिग्रेशन लाइन जो है x ऑन y और y ऑन x दोनों एक ही पर हो जाते हैं, यानी एक ही रिग्रेशन लाइन होता है। या तो वो ऐसे होगा, ये +1 के लिए है, यानी कि r इज इक्वल टू +1 के लिए ये जो इक्वेशन दिखा रहा है ये x ऑन y और y ऑन x दोनों को दिखाएगा, और फिर r इज इक्वल टू -1 के लिए, यहाँ +1 है, r इज इक्वल टू -1 के लिए दोनों इस तरह से होंगे, और ये लाइन जो है दोनों को दिखाएगा x ऑन y और y ऑन x को। ठीक, तो यही आपको लिखना है कि व्हेन r इज इक्वल टू आइदर +x और -x टू रिग्रेशन लाइन कंसाइड, बस यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से करके हमने ये पार्ट भी सोल्व कर लिया, ये पार्ट हमने सोल्व कर लिया, और ये पूरे 12 मार्क्स का है, जबकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। आपको क्या करना था, ये डिराइवेशन आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि जनरली ये कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये डिराइवेशन अगर आपको पता नहीं है तो आप छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, और उसके बाद आता है ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले एग्जाम्पल में। पिछले क्वेश्चन में हम कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये 2 रिग्रेशन लाइन है और आइडेंटिफाई द ट्रू रिग्रेशन लाइन एंड फाइंड द मीन ऑफ x एंड y। तो मीन ऑफ x एंड y पाने का तरीका यही है कि हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे।
ठीक, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू होगा और जो y का वैल्यू होगा वही मीन होगा। और मीन होने का मतलब क्या है, मीन हमेशा कहाँ होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे होता है। टू रिग्रेशन लाइन जो है जहाँ इंटरसेक्ट करती है वही x का मीन होता है और y का मीन होता है। ठीक, तो ये जो वैल्यू हम निकालेंगे इसको सोल्व करके वो एक्चुअली मीन होगा x और y का। ठीक, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ट्रू रिग्रेशन लाइन निकालना है। ठीक, तो ट्रू रिग्रेशन लाइन निकालने का मतलब क्या है, तो पहले आप देखिए कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि ये जो लाइन है ये x ऑन y है या y ऑन x है। ठीक, इसमें लिखा हुआ नहीं है इन दोनों के बारे में, जबकि ये स्पेसिफाई करना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप सबसे पहले मान लीजिए कि ये रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, ये है x ऑन y। ठीक, और ये है y ऑन x, इस तरह मान के आप चलेंगे। ठीक, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन फॉर x ऑन y, और इसे लिखेंगे लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन ऑन y ऑन x। तो आप इसे जो अपने लैंग्वेज में आप लिखते हैं उसे आप इसे पूरा लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। तो x ऑन y कहने का मतलब क्या है कि x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी कि x को हम वो एक साइड रखेंगे 2x और बाकी सबको इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस वाई और फिर -1, और जब 2 को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू y/2 -1/2, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.5y -0.5। ठीक, ये हो गया। अब इसी तरह y ऑन x है तो इसमें y को आप डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लेंगे, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2y को अगर आप इस साइड लेके चल जाएं तो इसका साइन सिंबल चेंज हो जाएगा और इधर बच जाएगा 3x + 7। ठीक, अब उसके बाद 2 को जब इस साइड ले जाएंगे तो आपका निकल के आएगा y इज इक्वल टू 3x/2 + 7/2, यानी कि y इज इक्वल टू 1.5 + x + 3/5। अब ये जो रिग्रेशन लाइन निकला ये x ऑन y निकला और ये y ऑन x निकला, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रू रिग्रेशन लाइन कौन सा है कि नहीं है। तो आपको ये ऐसे पता चलेगा कि हम जानते हैं कि ये r² इज इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई बी वाई एक्स। ठीक, ये होता है हमेशा। तो ये r² क्या होता है, r² हमेशा होता है 0 से 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में होना चाहिए इनका, यानी कि इनका वैल्यू जो है वो 0 के 1 के बीच में होना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये जो है यही ये है बी एक्स वाई, क्या है, ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, ये वाला है 0.5 है जो y के साथ लगा हुआ है, और फिर ये जो बी वाई एक्स है वो है ये वाला, ये जो x के साथ लगा हुआ है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 1.5। तो 1.5 को अब जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये निकल कर आएगा 0.75। तो ये जो 0.75 आया है हमारा, ये क्या है, 0 से 1 के बीच में है। ठीक, यानी कि ये r² के रेंज में है। तो r² के रेंज में होने का मतलब क्या है, ये जो है ट्रू रिग्रेशन लाइन है। ठीक, अब जैसे कि अगर आप उल्टा ले लेते, जैसे कि इस इक्वेशन को आप ले लेते y ऑन x और इसे ले लेते x ऑन y, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल अलग निकलता। अब जैसे कि मान लीजिए हम इसे उल्टा ले लेते हैं, यानी कि यहाँ मैं इसे सॉल्व करता हूँ। जैसे कि इसे मैं अगर उल्टा ले लूँ, जैसे y ले लूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मैंने x लिया है इस साइड, तो मैं y को अगर डिपेंडेंट वेरिएबल ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, y को इस साइड करूँगा तो ये हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये एक रिग्रेशन इक्वेशन निकल गया y ऑन x का, जिसको मैंने इसमें से लिया है। फिर इससे मैं x ऑन y करूँगा तो ये इस तरह से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y - 7। फिर x इज इक्वल टू यहाँ 2y/3 - 7/3। फिर यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.66 y - 7/3।
3। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू 0.66 करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कुछ ऐसा निकल के आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 231 यानी 1.32। तो ये आर स्क्वायर के रेंज से क्या हो गया, बाहर हो गया। ये जो आर स्क्वायर हमने निकाला था इसके रेंज से बाहर हो गया। मतलब कि ये जो दोनों रिग्रेशन लाइन है, ये वाला और ये वाला, जो कि हमने उल्टा मान के रखा था कि y1 x ये है और x1 y ये है, वो गलत है। वो ट्रू रिग्रेशन लाइन नहीं हो सकते क्योंकि उनका जो ये फॉर्मूला है वो प्रूफ नहीं होता है। यानी कि उनके कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के स्क्वायर से ज़्यादा है, ठीक, उसके रेंज से ज़्यादा है, ठीक। या फिर ये बोलिए कि 0 to 1 से बाहर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये हो गया। और कुछ बचा है, आई थिंक ये हमने पूरा सोल्व कर लिया। और बाकी यही है कि हमें x और y निकालना है, मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का वही तरीका है कि हम सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे जैसे 2x माइनस वाई, फिर यहाँ पे क्या था +1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1। इसमें हम वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे जैसे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। और फिर इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y, यानी कि 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसे भी हम वेरिएबल को एक साइड करेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -7। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। और फिर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसमें से इसे घटाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें कोई एक को बराबर करना पड़ेगा, या तो x को बराबर करना पड़ेगा या फिर y को करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा और यहाँ पर भी 2y हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, और फिर इसे लिख सकते हैं हम 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -7। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है क्योंकि हमें बस इसे बराबर करना है, तो ये उसी तरह रहेगा। अब क्या होगा कि इसे ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमें नीचे वाले के साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये ख़त्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5 एक वैल्यू हमने निकाली, यानी कि x का मीन जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। अब उसी तरह y का मीन निकालना है, तो किसी एक में हम x की वैल्यू रख देंगे। जैसे कि इसी इक्वेशन में मान के चलिए मैं रख देता हूँ, यहाँ पर 2x है माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है। तो x का वैल्यू अगर मैं रख दूँ, या फिर मैं पहले y को इस साइड कर लूँ, तो ये इस तरह हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू 5 है, तो 2 इंटू 5 प्लस 1, यानी कि 5 2 या 10 प्लस 1, यानी y इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने y और x दोनों का मीन निकाल लिया। तो ये जो 11 वैल्यू निकला है, ये भी y का मीन है। आपको अगर इसे वेरीफाई करना है तो किसी एक इक्वेशन में रख के देख लें। जैसे इसमें मैं रख कर देखता हूँ x y का वैल्यू और देखता हूँ ये 0 के बराबर होता है कि नहीं। जैसे 2 इंटू एक्स के जगह पे मैंने रख दिया 5, और फिर माइनस वाई की जगह पे मैंने रख दिया 11, ठीक, और प्लस यहाँ 1 है इज इक्वल टू 0। तो 5 टू 10 माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये 1 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने प्रूव भी कर लिया कि जो वैल्यू हमने निकाला वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने पूरे दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ये भी 18 मार्क्स का था और पिछला जो हमने सोल्व किया वो भी 18 मार्क्स का था। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। कुछ फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो जो लेक्चर्स मैंने बनाई है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स फॉर IES, वो आप ज़रूर देख लें। वो लेक्चर देखने के बाद ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, या आप कहिए कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा, और वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू। जिन्होंने टीचमेंट क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए डिटेल से टीचमेंट क्लासरूम एक बार जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक, आगे आने वाली वीडियोस में ये सारे जो ब्लैक कलर क्वेश्चन दिख रहे हैं उसे हम सोल्व करेंगे एक एक करके। थैंक यू।